कहाँ से थे कैप्टन विक्रम बत्रा? पालमपुर से, ठीक है ना। और कारगिल का जो युद्ध हुआ था पता है सभी को? 99 में हुआ था। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र मिले थे। कितने? 4 परमवीर चक्र में से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को मिले थे। एक तो थे विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। दूसरे कौन थे? क्या? नहीं, राइफलमैन संजय कुमार। तो जो 4 परमवीर चक्र मिले हैं उनमें से जो 2 सैनिक थे वो कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। और इंडिया में जितने भी परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं तो सबसे ज्यादा जो परमवीर चक्र मिले वो हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, या हिमाचल प्रदेश के सैनिकों को मिले हैं 4, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से भी 4 सैनिकों को मिला है परमवीर चक्र, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। हिमाचल प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, ठीक, वहाँ एक छोटा सा राज्य भारत में सबसे ज्यादा परमवीर चक्रों की सूची में सबसे पहले स्थान पर, ठीक है ना। जब परमवीर चक्र की हम बात करते हैं तो जनरली जो इमेज क्रिएट होती है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास होगी, तो इमेज ये क्रिएट होती है कि पंजाब के पास हो सकते हैं, या हरियाणा के पास हो सकते हैं, या राजस्थान के पास हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जिन सैनिकों को मिले हैं वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के 4, यूपी के भी 4 हैं, ठीक है ना। तो विक्रम बत्रा के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? बताओ खड़े होके यार, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। हिमाचल प्रदेश से किसी को परमवीर चक्र मिला उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, गलत बात है ना। ये तो है नहीं कोई 150-200 लोगों को परमवीर चक्र मिले हुए हैं तो कौन याद रखे, है ना। इंडिया में गिनती के लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 4 है तो 4 के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो विक्रम बत्रा जो है पालमपुर के थे। पालमपुर कहाँ पे है? बैजनाथ के नजदीक है, ठीक है ना। यहाँ से कांगड़ा से पालमपुर। पेरेंट्स इनके टीचर थे दोनों, है ना। दोनों पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों स्कूल टीचर थे। और ये इन्होंने बाद में जाकर के डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में बीएससी की, ठीक है ना, बीएससी मेडिकल थे। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि एनसीसी में थे, और बाद में इन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया, और सीडीएस का एग्जाम देके इन्होंने आईएमए ज्वाइन कर ली, ठीक है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। कहाँ पर है ये? देहरादून में, ठीक है ना। एक होती है एनडीए जो खड़कवासला में है, जहाँ नेवी वालों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। एयरफोर्स एकेडमी शायद हैदराबाद में है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और आईएमए जो है वो देहरादून में। इसके अलावा ओटीए भी होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो भारत में 2 या 3 जगह है। एक तो है चेन्नई में और एक है गया में, ठीक है। और तीसरी जगह भी अगर हो तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या ज्वाइन किया था? आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वहां इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की और ये सेना में कमीशन हुए, ठीक है। सेना में कमीशन हुए तो इनको जो यूनिट मिली वो थी 13 जैक रिफ। कौन सी थी? 13 जैक रिफ, ठीक है ना। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 13 जैक रिफ, ठीक है ना। जैसे 2 राजपूताना राइफल्स, तो इनको शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो इनकी कौन सी यूनिट थी? 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, या 13 जैक रिफ में ये कमीशन हुए, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग इनकी हुई अलग अलग जगह जाकर के। इन्होंने जो भी ट्रेनिंग आर्मी की होती है, महू में भी गए, जबलपुर में भी गए, इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद लेफ्टिनेंट के रूप में ये 13 जैक रिफ में इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर इनकी जो कंपनी थी, कारगिल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। कारगिल क्या था उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कभी बाद में बात करेंगे। कारगिल का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ पीक्स है, कुछ माउंटेन चोटियां है ना, पहाड़ी चोटियां हैं। वहां पर सर्दी में बर्फ हो जाती है, तो वहां से इंडियन ट्रूप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कि यार ठीक है, सर्दी में कौन जाएगा। वहां पाकिस्तान के सैनिकों ने आकर के इंट्रूजन कर लिया, ठीक है ना, घुसपैठ कर ली। वहां जाकर के अपनी चौकियां या बंकर स्थापित कर दिए, और ये काफी बड़ी संख्या में थे, ठीक है। फिर जब ये चीज रियलाइज हुई, तो ये चीज रियलाइज तब हुई, एक चरवाहा था। चरवाहा अपनी जो भेड़ें हैं या बकरियां उनको लेकर के जा रहा था, तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट नोटिस हुआ, तो उसने जाकर नीचे वापस बताया लोगों को कि ऐसा ऐसा है। तो आर्मी ने एक पेट्रोलिंग यूनिट भेजी उन्होंने सौरभ कालिया के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सौरभ कालिया के नेतृत्व में। जब सौरभ कालिया पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तो क्योंकि काफी ज्यादा उन्होंने घुसपैठ कर रखी थी, पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा थे, उन्होंने इस यूनिट को कैप्चर कर लिया और सौरभ कालिया को इन्होंने मार दिया। और इतनी बुरी तरीके से उनके साथ या उनके शरीर के साथ इन्होंने व्यवस्था की, उनकी जीभ, उनके होंठ, उनकी अंगुलियां, उनके नाखून तक काट दिए, ठीक है। उसके बाद जब चीज सामने आई कि पाकिस्तानी सैनिक यहाँ आकर के बैठ चुके, उस समय जो पाकिस्तान में मुशर्रफ होता था उसी के सह पर ये सारी चीजें हुई थी। फिर धीरे धीरे बाद में इंटेलिजेंस ने पता लगाया कि
कोई एक दो पीक पर नहीं बैठे हैं, कई सारी पीक्स पे बैठे और काफी एलओसी के काफी अंदर तक वो लोग आ चुके हैं। फिर उसको फ्री करवाने के लिए इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन विजय, ऑफ विजय जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 13 जयक्रिफ में थे कौन, कैप्टन, सॉरी उस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। तो इनकी यूनिट को आदेश मिला कि आप कारगिल में पहुंचो, तो ये लोग पहुंचे। तो ये लोग पहुंचे पहले 13 जयक्रिफ को भेजा गया था 2 राजरीफ के रिजर्व के रूप में, ठीक है। किसके रिजर्व में, 2 राजरीफ में। एक पॉइंट होता है या एक पीक थी जिसका नाम था तोलोलिंग। कौन सी पीक थी, तोलोलिंग। तोलोलिंग इनिशियली जो सबसे फियर्स बैटल कारगिल में हुई उनमें से एक थी, क्योंकि तोलोलिंग एक पहली महत्वपूर्ण चोटी थी जो इंडिया ने फिर से कैप्चर की थी, अपने कब्जे में ली थी, ठीक है। तो तोलोलिंग को जीतने के लिए कई सारे प्रयास हुए, ठीक है ना। 18 ग्रेनेडियर, 16 ग्रेनेडियर सबको लगाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा कैजुअलिटी भी हुई और ये लोग जो थे उसको कैप्चर वापस नहीं कर पाए। तो बाद में 2 राजरीफ को भेजा गया। ये जो टास्क है ये किसको है, तोलोलिंग जीतने का। 2 राजरीफ, 2 राजपूताना राइफल्स को है। इनके रिजर्व के लिए 13 जयक्रिफ को लगाया गया। तो विक्रम बत्रा 13 जयक्रिफ के साथ जो है 2nd राजपूताना राइफल्स के रिजर्व के रूप में वहां पहुंच चुके थे। फिर 2 राजरीफ ने क्या किया, तोलोलिंग पर फाइनली इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। तोलोलिंग पर जब कब्जा कर लिया तो जो 13 जयक्रिफ है ये पहुंच गई तोलोलिंग, क्योंकि अपने कंट्रोल में आ चुकी थी। वहां इन्होंने ये बैठे और अपने अगले आदेशों का इंतजार ये लोग क्या करने लगे कि अब जो भी अगले आदेश अपने आएंगे उसके बाद हम जाकर के आगे जो भी हमें टास्क मिलेगा वो हमें करना है। तो इनको अगला टास्क मिला था, वो था 0.5140 को जीतना। क्या था, 0.5140 को जीतना, ठीक है। तो इन्होंने 2 लोगों को, इस समय इनके कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे वाईके जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बनकर के, जहां तक मेरे को याद है वो रिटायर हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल बनकर के, ठीक है। उनका थोड़े दिनों पहले मैंने इंटरव्यू भी देखा था, ललन टॉप पे आया था। तो वो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे। कमांडिंग ऑफिसर जो क्या होता है, इनको कमांड करता है, जो सामान्यतः कर्नल रैंक का अधिकारी होता है और कभी कभी लेफ्टिनेंट कर्नल भी होता है। तो उस समय वाईके जोशी कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने 2 लोगों के अंडर अपनी कंपनी भेजी। एक थी संजीव जम्वाल के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में, संजीव जम्वाल के नेतृत्व में। दूसरी थी विक्रम बत्रा के नेतृत्व में। तो एक तो थी बी कंपनी यानी ब्रावो कंपनी, ये भेजी किसके अंडर में, संजीव जम्वाल के। और दूसरी थी डी यानी डेल्टा कंपनी। डेल्टा कंपनी किसके अंडर में भेजी, विक्रम बत्रा के अंदर में, कि आप दोनों जाओ, ठीक है। इन दोनों को कॉल साइन भी दिया गया कि आपको जो टास्क दिया है वो कंप्लीट आप करोगे। तो आप नाम लेके तो बात करते नहीं आर्मी में, क्योंकि अगर कोई उनको इंटरसेप्ट कर रहा है मैसेजेस को, तो इनका कॉल साइन था, इन्होंने चूज किया था ओ या। इनका था ये दिल मांगे मौत, जो कि उस समय पेप्सी का स्लोगन हुआ करता था, ठीक है। तो ये गए, एक ने ईस्ट से अटैक किया, दूसरे ने साउथ से अटैक किया, ठीक है। जब कारगिल में एक चीज होती थी कि जब सेना को मूव करना होता था तो इंडिया नीचे होते थे, पाकिस्तानी हमेशा ऊपर की तरफ जो पहाड़ की चोटियां है वहां पर होते थे। उनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी, ठीक है ना। अगर कोई पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे जो भी मूवमेंट है उसको सारा दिख रहा है। और चीजें, सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है ना। ये पूरी एक रिज लाइन थी इस तरीके से, ठीक है। ये था जैसे 5140, ठीक है। यहां पे है तोलोलिंग और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अब यहां से क्या है, और यहां पे एक मस्को वैली है, ठीक है ना। एक रिवर या नाला है मस्को, उसके नाम पर इसको क्या कहा जाता है, मस्को वैली है। और यहां पर द्रास है, ठीक है ना, इसी नेशनल हाईवे पे। तो यहां से क्या था, इस नेशनल हाईवे को खतरा था। इससे क्या कर सकते थे, श्रीनगर और लेह को ये कट कर सकते थे, ठीक है। और इंडियन आर्मी का मूवमेंट के लिए एकमात्र रास्ता यही था, नेशनल हाईवे एकमात्र यही था। तो इस वजह से सिग्निफिकेंस इनकी काफी ज्यादा थी। तो जब 5140 यहाँ जीत लिया, ठीक है। और ये अलग अलग जगह थी, जैसे एक शायद फ्लैट टॉप बोलते थे, एक हम्पबैक बोलते थे, ठीक है ना, एक रॉकी नॉक थी, ये अलग अलग पीक्स थी। तो जब ये जीत लिया, अब इनको ये जीतनी थी। अब यहां से अगर आपको चढ़ना है, ठीक है, तो ऊपर वालों को सब दिखता है। तो ये क्या करते थे, फिर आर्टी शेलिंग करवाते थे, ठीक है। आर्टी शेलिंग का मतलब होता है आर्टिलरी शेलिंग। उसमें क्या होता था कि कहीं किलोमीटर दूर, मान लो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर भारत की आर्टिलरी होती थी, जैसे बोफोर्स को, ठीक है ना। ये लोग यहाँ से लगातार गोले चलाते थे, लगातार 150-200 राउंड गोले बम के डाल दिए, ठीक है। तो अब वो एक जगह तो जाके गिरेंगे नहीं,
ठीक है। तो वो जाकर के क्या करते थे, डैमेज करते थे कई सारा। तो ये सारे लोग जितने भी बंकर में ये थे वो थोड़ा सा इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते थे, और इधर से आर्मी अपना मूवमेंट करती रहती थी, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस काफी नजदीक आ जाती थी, मान लो 200-250 मीटर नजदीक पहुंच चुके हैं, अब अगर आरटी शेलिंग हुई, पता चला अपनी ट्रूप्स के ऊपर गिर गई, ठीक है, उनकी जगह अपने को खुद को डैमेज हो गया, तो आरटी शेलिंग करवाई गई, ठीक है। फिर ये आरटी शेलिंग करवाते थे, फिर नजदीक जाकर के उसको रुकवा देते थे। फिर 200-250 मीटर का जो स्टेज होता था या जहां खड़ी चढ़ाई होनी थी वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पहले ब्रावो कंपनी ने यानी संजीव जम्वाल ने, और उसके बाद में डेल्टा कंपनी ने अपने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए, और 5140 जो है किसके कंट्रोल में आ गया, इंडियन आर्मी के कंट्रोल में। और इसकी सबसे विशेषता ये थी कि दोनों कंपनी में से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, दोनों कंपनी में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, ठीक है। तो जब इन्होंने 13 जैकरिफ ने 5140 जीत लिया, ब्रावो डेल्टा कंपनी भी थी के अंडर के नेतृत्व में, इसके बाद इनको रिजर्व मतलब इनको रेस्ट के लिए भेज दिया गया, ठीक है ना। अब नए लोगों को भेजेंगे, आगे जो भी टास्क मिलेगा। तो अगला टास्क था, वो था 0.4875। क्या था, 0.4875, ठीक है। अब इसके लिए वापस नए लोगों को भेजा गया, एक भेजी अल्फा कंपनी, दूसरी भेजी चार्ली कंपनी, दोनों कंपनीज को भेजा गया। इनको टास्क दिया 0.4875 आपको कैप्चर करना है। अब इसमें जो विक्रम बत्रा थे, संजीव जम्वाल थे, इनकी जो कंपनी थी ये रेस्ट कर दी है, ठीक है। इनको बेस में भेज दिया गया कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, नए लोग अब जाएंगे आगे का टास्क करेंगे, क्योंकि थक जाते थे, ठीक है ना। लगातार आप एक ही लोग को कैसे करवा सकते हो काम, ठीक है। तो अल्फा और चार्ली कंपनी ने क्या किया, 0.4875 की तरफ बढ़े ये लोग, और एक फ्लैट एरिया होता था उसको इन्होंने कैप्चर भी कर लिया, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैप्चर तो इन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने काउंटर अटैक कर दिया, ठीक है। अब काउंटर अटैक कर दिया तो इस टाइम जो विक्रम बत्रा थे वह बेस कैंप में थे, ठीक है, रेस्ट कर रहे थे, उनको फीवर भी था। उन्होंने वॉलंटियर किया वाईके जोशी को, जो लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडिंग ऑफिसर थे, कि मुझे जाना है। तो उन्होंने मना किया कि फीवर है और अभी तुम एक्शन से आए हो 5140 जीत करके, और तबियत भी ठीक नहीं है, तो रहने दो। लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने वॉलंटियर किया इस चीज को कि नहीं मैं जाऊंगा। ये पहुंचे, इनके साथ इनके कुछ सैनिक भी साथ में पहुंचे कि साथ जा रहे हैं, ठीक है, जज्बा होता है। तो कुछ लोग भी इनके साथ पहुंच गए, और ये लोग फिर गए, और फिर जो काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसको इनको वापस से देखना था, और पूरे उसको एरिया को पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में फिर से, या इंडियन आर्मी के कंट्रोल में फिर से करना था। तो फिर ये गए, और जो 5140 की जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने अकेलों ने 3 लोगों को, जो पाकिस्तान के 3 सैनिक थे, उनको क्लोज बैटल में मारा भी था। और उसके बाद जब ये गए वापस 4875 के लिए, 5140 से आए हुए, थके हुए, उसमें घायल भी हुए, चोट भी लगी, बुखार भी आया, ऐसी स्थिति में भी, और जब 5140 हो उसके बाद इनको लेफ्टिनेंट से प्रमोट करके कैप्टन भी बना दिया था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कैप्टन बत्रा 4875 के लिए वॉलंटियर करते हैं, वहां जाकर के लड़ते भी हैं। इसी दौरान क्या होता है, एक जेसीओ थे, ठीक है ना, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो घायल हो चुके थे और उनको बचाना था, उनके ऊपर एनिमी का फायर आ रहा था, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए जाना था, ठीक है। तो ये गए, दूसरे और लोग जाना चाहते थे, ठीक है ना, उनका नाम था सूबेदार रघुनाथ सिंह। उनको इन्होंने बोला कि रघु साहब आप तो परिवार वाले हो, ठीक है ना, बीवी बच्चे हैं आपके, पूरा परिवार है, मेरा कौन है, 24 साल 25 साल की उम्र, मैं जाता हूं। तो ये गए उस सैनिक को बचाने के लिए, लेकिन वहां पे एक पाकिस्तान का स्नाइपर था, ठीक है ना। स्नाइपर क्या करते हैं, छुप के बैठते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं। बंकर और जो सैनिक है जो खड़े होकर गोलियां चला रहे वो तो दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो स्नाइपर है वो इस तरीके से अपने आप को छिपा करके रखता है कि कोई देखे तो भी वो पहचान नहीं पाए। और जो पथरीले इलाके वहां वैसे भी नहीं देख सकते थे, ठीक है, अंधेरा भी होता था, ये सारी चीज, अधिकतर जो लड़ाइयां होती थी वो रात में ये करते थे, क्योंकि दिन में तो आदमी को दिख रहा है कि सेना आ रही है ऊपर से। तो जब ये उसको बचाने गए तो स्नाइपर ने इनके ऊपर गोली चला दी, ये घायल हो गए। इसके ऊपर इनके ऊपर एक वापस शेलिंग आई, जिसमें एक स्प्लिंटर निकल करके इनके हेड में लगा, और इनकी जो है डेथ हो गई। इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया 7 जुलाई 1999 को, ठीक है ना, 24-25 वर्ष की इनकी उम्र थी, ठीक है। इनके साथ एक छोटा सा कोइंसिडेंस अभी नोटिस हुआ, वो ये था, इनका जन्म कब हुआ, 9/9 को, ठीक है, 9 सितंबर को, और इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कब दिया, 7 जुलाई को। 25 वर्ष की उम्र भी इनकी नहीं थी जब इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, ठीक है। बाद में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मेरे को फैकल्टी बोलते थे, सर आप तो बड़े यंग हो, 25 साल में 24 साल में आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। कोई 22-21 में किसी जॉब में ज्वाइन कर लेता है,
कोई 30-32 में भी करता है, बात वो नहीं है। बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 24-25 की एज में कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी 3 साल की 4 साल की सर्विस कर चुके थे। उस जोश का परिचय, उस जज्बे का, उस हिम्मत का, हौसले का परिचय दे चुके थे और लास्ट में अपना सर्वोच्च बलिदान भी देश के लिए दिया और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। ये लाइफ होती है, ठीक है ना। ये लाइफ होती है कि 25 साल की उम्र में आप इतना कर गए कि 60 साल जी लो, 80 साल जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम ऐसा कर जाओ कि लोग याद रखेंगे। वो काम किसने किया? कैप्टन विक्रम बत्रा ने। अब जो इसमें दुखद बात है वो बता देता हूँ थोड़ी सी। करगिल का लास्ट में इंडिया ने सारी जो पीक्स है वो कैप्चर कर ली। अब इन लोगों ने जितना भी बलिदान दिया किसके लिए? इस देश के लिए। उस देश के लोग इतने महान थे कि जिस करगिल के लिए इन्होंने ताबूत खरीदे उसमें भी घोटाला कर दिया। इतने महान हमारे देश के नेता है जिनको हम चुन करके संसद में या विधानसभा में भेजते हैं। तो जो लोग शहीद हुए उनके ताबूत तक में घोटाला कर दिया, ठीक है ना। इनके लिए जो कोफिन मंगाए गए थे वो यूएस मेड कोफिन थे। कौन से कोफिन थे? यूएस अमेरिका में बने हुए कोफिन थे। वो ऑर्डर किए गए और उसमें भी घोटाला कर दिया। मतलब इससे लिच्चड़ शर्मनाक बात क्या हो सकती है, ठीक है ना। कि अभी आपके सैनिक 500 या 550 के आसपास जो सैनिक शहीद हुए थे कारगिल में, उनके लिए आप कोफिन खरीद रहे हो, उसमें भी आपने घोटाला कर दिया, ठीक है ना। बाद में सीबीआई इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, ठीक है। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी इसमें आरोप लगे। लगभग 550 लोग आपके देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनके लिए आप जो कोफिन खरीद रहे हो उसमें भी आप उसको भी घोटाला कर रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से भारत ने एक तोप खरीदी थी बोफोर्स, ठीक है ना, 80s की बात है। बोफोर्स में भी आरोप लगे थे घोटाला हुआ है और करगिल युद्ध जीतने में बोफोर्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। लेकिन बोफोर्स का घोटाला का मुद्दा इतना बड़ा था कि उससे गवर्नमेंट गिर गई थी, केंद्र की सरकार चेंज हो गई थी बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर, ठीक है। तो ऐसे आरोप जब लगते हैं तो थोड़ा सा पढ़ के बुरा ही लगता है कि यार जो सैनिक लड़ रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी आप कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उनके लिए आप कॉफिन खरीद रहे हो, उनमें भी घोटाले कर रहे हो। बोफोर्स खरीदी, उसमें भी बड़ा आरोप लगा कि उसमें घोटाला हुआ था। नो डाउट बोफोर्स जो है कारगिल युद्ध में बहुत काम आई थी, ठीक है, क्योंकि जो इतनी ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर आपको जब बम गिराने थे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बोफोर और दूसरी जो आरटी शेलिंग है वो आपने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम कैप्टन बत्रा की बात कर रहे थे, उनको परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत। और दूसरे थे जिनको करगिल में ही, हिमाचल के, जिनको परमवीर चक्र मिला था, वो कौन थे? राइफलमैन संजय कुमार, जो अभी भी सेना में सेवा अपनी दे रहे हैं, ठीक है। भारत के पहले परमवीर चक्र कौन थे? भारत के पहले परमवीर चक्र किसी को नहीं पता? मेजर सोमनाथ शर्मा जो भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित, वह भी हिमाचल प्रदेश से थे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें देखा करो, ठीक है ना। यूट्यूब जब चलाते हो और ये सारी दूसरी चीजें देखते हो, ऐसी चीजें भी देखा करो थोड़ा सा। काफी सारे चैनल है, जैसे एक मॉन्क्स एंड वॉरियर करके है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो जोश और केवल उसके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है ना, कि आर्मी किस तरीके से काम करती है और ये लोग किस तरीके से सोचते हैं। ये माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है जब इनको सुनोगे ना, कि इनके सोच ही अलग है। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है कि यार, मतलब विश्वास नहीं होता सुन के भी कि लोग इतना भी कर सकते हैं, और लोग करते हैं वास्तव में, ठीक है। क्योंकि इतने हमने युद्ध किए हैं, 47, 62, 65, 71, ठीक है ना। उसके बाद करगिल, इसके अलावा श्रीलंका में हमने अपनी सेना भेजी थी, पीस कीपिंग फोर्स जिसको बोलते हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, जो वहाँ पे एक संगठन था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उससे श्रीलंका को सेफ रखने के लिए इंडिया ने सहयोग के लिए भेजी थी, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। उससे पहले 19 में बालाकोट स्ट्राइक। तो कुछ स्टोरीज ऐसी होती है, कुछ लोगों की हिम्मत ऐसी होती है कि जिसका कोई पैरेलल होता ही नहीं है, ठीक है ना। कि पढ़ के कभी कभी लगता भी नहीं कि ये क्या चीज सच हो सकती है। क्योंकि करगिल का एक और इंसिडेंट है कि लोकेशन नहीं भेज पा रहे थे, आरटी शेलिंग करवानी है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो अपने बेस में और भेज रहे संदेश कि यार एक काम करो, आपको हमारी लोकेशन पता है कि हम कहाँ पे, यहीं पे शेलिंग कर दो, दुश्मन भी यहीं पे। अब ये चीज कहां से लाओगे, है ना। ये चीज नहीं सोची जा सकती, ठीक है। पंखों में बैठ के, एसी में बैठ के, हीटर चला के सर्दी में, ये चीज नहीं सोची जा सकती, ठीक है ना। जो लोग वहां काम करते हैं वो जज्बा अलग होता है और वो सब में नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए वो वहां पर है।
उनको बात सारी है कि किन लोगों के लिए ये लोग अपनी जान दे रहे हैं, जिनको खुद को, उन लोगों को इनकी कोई परवाह नहीं है, या अपने देश की परवाह नहीं है कि लोग शहीद करगिल में हो रहे हैं, उनके लिए आप जो कॉफिन खरीद रहे हो, ताबूत खरीद रहे हो, उसमें घोटाला कर रहे हो। सेना को तोप चाहिए, वो तोप खरीदनी, आप उसमें घोटाला कर रहे हो। तो ये चीज बड़ी शर्मनाक है, ठीक है ना, कि उनकी लाइफ की कोई वैल्यू खुद ही नहीं रख रहे हम लोग। तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे सिटीजन बने कि जिनके लिए ये शहीद हो रहे हैं, तो इनको ये तो मिले कि यार ठीक लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं ना। एक तो उनके आत्मा ऊपर से बोलते हैं यार किनके लिए मर गए हैं, कोई मतलब ही नहीं। साला यहाँ तो हम जान पे खेल के पता नहीं कैसे कैसे तो करगिल में सारी चीजें छुड़वाई, और हमारे जो ताबूत खरीदे उसके पैसे खा गए। तो थोड़ी तो शर्म कर लेते, ताबूत तो छोड़ देते कम से कम, ठीक है। तो ये थी विक्रम बत्रा की कहानी।